नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम डिस्कस कर रहे थे लोअर पीसीएस के लिए मॉक टेस्ट और पहला मॉक टेस्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम चर्चा करेंगे मॉक टेस्ट नंबर दूसरे की और अगर आपने पहला नहीं देखा है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और इसके अलावा अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से मॉक टेस्ट नंबर दूसरा। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ये जो आजीवक संप्रदाय है, ये नियतिवाद में विश्वास करता है और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि उनके पुनर्जन्म के क्रम में बदलाव किया जा सकता है। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पुनर्जन्म के क्रम में बदलाव नहीं किया जा सकता। ध्यान दो, इसमें साफ-साफ कहा गया है कि आजीवक पुनर्जन्म के क्रम को बदलने की संभावना में विश्वास नहीं करते हैं। सेकंड वाला गलत हो जाएगा। थर्ड में कह रहा है कठोर तपस्या में विश्वास होता है इनका, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही होना चाहिए, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आ जाओ। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड में कहा गया है कि मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? यहाँ पर बात हो रही है भूमि कर की। तो एग्रोनोमोई या फिर शुल्काध्यक्ष हैं या फिर सीताध्यक्ष हैं या फिर अकराध्यक्ष हैं। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरे में। तीसरे में कुछ पुस्तकें दी हैं और एक तरफ उनके लेखक दिए हैं। कह रहा है मैच करा दो, कौन-सा सही है? तबकात-ए-नासिरी इसके ये संबंधित है मिन्हाज उस सिराज से, तारीख-ए-फ़िरोज़ शाही अफ़ीफ़ से संबंधित है, तुगलकनामा इब्न बतूता से है और हुमायूँनामा गुलबदन बेगम से है। बताइए इसमें कह रहा है कौन-सा सुमेलित नहीं है? ये पूछ रहा है आपसे। तो आंसर होगा तुगलकनामा। ये संबंधित है इब्न बतूता से। क्या ये बात सही है? कौन-सा सही नहीं है? तुगलकनामा दरअसल ये अमीर खुसरो से संबंधित होगा। यहाँ पर होना चाहिए अमीर खुसरो, ठीक है? बाकी सारे सही हैं। अच्छा ये लिखा है तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही, ये अफ़ीफ़ से भी संबंधित है और तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही बरनी की भी है। शम्स सिराज अफ़ीफ़ की भी है और बरनी भी इससे संबंधित हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। तुगलकनामा अमीर खुसरो आंसर होना चाहिए, ठीक है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। चौथा क्या कह रहा है? सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, ये कह रहा है। सूची 1 में लेखक दिए हैं, 2 में पुस्तकें दी हैं और ये पुस्तकें दी हैं 1947 के आसपास की पुस्तकें हैं। यहाँ पर पहली पुस्तक है कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द दिल्ली सल्तनत। ये लल्लन जी गोपाल की है। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया हबीब और निज़ामी की है। इसके अलावा अर्ली चौहान डायनेस्टी ये के.एस. लाल की है और हिस्ट्री ऑफ द खलजीज़ ये दशरथ शर्मा की है। अब यहाँ आपको मैच कराने हैं कि भाई लल्लन जी गोपाल की कौन-सी है? इनको मैच करा दो आप द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया से, ठीक है? ए का हो जाएगा दूसरा। अब आ जाओ बी में यानी हबीब की पुस्तक कौन है? ये संबंधित हैं अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द दिल्ली सल्तनत। इसके बाद आ जाओ सी में के.एस. लाल, ये किससे संबंधित हैं? ये हैं हिस्ट्री ऑफ द खलजीज़ से और दशरथ शर्मा जी, ये अर्ली चौहान डायनेस्टी से संबंधित हैं, ठीक है? इस प्रकार से अब आप ये ऑप्शन दिए हैं, कूट दिया है, इसको मैच करा लेना। मैं आपको लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में। 5वें को ध्यान से देखो, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1, सूची 2 कह रहा है इनको मैच कराओ। भारत सेवक समाज, तत्वबोधिनी सभा और आत्मीय सभा। तो पहले को यानी भारत सेवक समाज को आप मिला दो गोपाल कृष्ण गोखले से। इसके अलावा तत्वबोधिनी सभा को आप मिला दीजिए देवेंद्र नाथ टैगोर से और आत्मीय सभा को आप मिला दो राजा राम मोहन राय से। यानी ए का दूसरा, बी का हो जाएगा पहला और सी का हो जाएगा तीसरा। ए का दूसरा, बी का पहला और सी का तीसरा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बढ़ें, 5वें के बाद मैं आपको लिए चलता हूँ 6 में। ध्यान से पढ़ो, यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट है। कह रहा है उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश को पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, ये बात सही है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है और जितने जजेस डिसीजन देते हैं, उससे ज़्यादा जजेस की बेंच अगर बैठती है, तो निर्णय पलटा भी जा सकता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा 6 का, ठीक है? अब आ जाओ 7th में। 7 क्या कह रहा है?
यहाँ कहा गया है कि विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष यानी स्पीकर अ, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका जो अध्यक्ष होता है यानी जिसे हम स्पीकर कहते हैं, ये पद पर बना रहता है। ये पद पर कब तक बना रहता है? ये 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दिए हैं। कह रहा है विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की अ, पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर कब तक बना रहता है? ये बना रहता है विधानसभा के विघटन के बाद जो गठित होने वाली विधानसभा है, उसकी पहली बैठक के पूर्व तक। ये ऑप्शन सही होना चाहिए। नए अध्यक्ष के चुने जाने तक या फिर जब तक वह रहना चाहे, ये तो ऑप्शन ही नहीं सही है ना? तो ए ऑप्शन यहाँ सही होगा 7th का। 7वें के बाद चलो 8वें में। 8वां क्या कह रहा है? कह रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार एक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? बताइए भाई। इसको एक बार फिर से पढ़ो। क्या कह रहा है? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से इसके आधार पर प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 257। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 8वें का हो जाएगा ए ऑप्शन, आर्टिकल 257। याद कर लो इसको। 9th में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9th क्या कह रहा है? किस संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान करने की उम्र है, पहले 21 साल हुआ करती थी, बाद में उसको घटा के 18 साल कर दिया गया है। ये कहाँ किया गया है यानी किस अमेंडमेंट में किया गया है? 61st। 60वां गलत है, 61वां सही होगा, सी ऑप्शन। 1988 का ये कांड हुआ है ना? 1988 में, आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10वें में आ जाओ। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन 1 में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। कारण में क्या कह रहा है? क्यों कर सकती है? क्योंकि संसद भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। विधायी यानी कि जहाँ पर कानून बनते हैं, तो सबसे बड़ा यही है संस्था, जहाँ कानून बनते हैं, तो ये बात भी सही है। तो स्टेटमेंट और यानी कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी आर करता है ए की। ए ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है? 10वें के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इसको ध्यान से देखो। कह रहा है शिशु मृत्यु दर क्या है? 1000 आंकड़े में ये मापा जाता है। तो हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का रेशियो 5वें जन्मदिन ये गलत हो जाएगा। हर 1000 जीवित जन्मों में से पहले अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का रेशियो, ये बात सही है। हर 100 में नहीं आँकड़ा मापा जाता है, ये गलत हो जाएँगे दोनों। यहाँ पर 100 दिया गया है। तो बी ऑप्शन सही होगा 11 का, ठीक है? 11 के बाद आप चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? क्षोभ मंडल, यहाँ मौसमी घटनाएँ घटती हैं, कौन-सा सही है? ये पूछ रहा है ना? सुमेलन में सही है, तो पहला वाला ठीक है। दूसरे में क्या कह रहा है? समताप मंडल, इसमें ओज़ोन परत है, ये भी बात सही है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगें, ये भी बात सही है। ये लिखा है ध्रुव ज्योति। ध्रुव ज्योति ये कहाँ पर होता है? ये मध्य मंडल में होता है क्या? नहीं, ये होता है आप इसको ताप मंडल कह सकते हो। ताप मंडल या फिर आयन मंडल, ये गलत हो जाएगा तो 1, 2, 3 सही होना चाहिए यानी सी ऑप्शन 12 का, ठीक? 12 के बाद आप चलो 13 में। 13 कह रहा है कि मुझे बताओ जवाहर सुरंग ये कहाँ से गुजरती है? पीर पंजाल से है, बनिहाल से है, बुर्जिल से है या फिर जोजिला से है? आंसर होना चाहिए पीर पंजाल। 1 मिनट जस्ट वेट। ये होगा पीर पंजाल नहीं बल्कि ये होगा बनिहाल दर्रा। हालाँकि पीर पंजाल पर्वतमाला से गुजरती है लेकिन दर्रा होगा बनिहाल। तो 13 का हो जाएगा बी ऑप्शन। और आगे बढ़ें 14 में आ जाओ। 14 क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि एक तरफ राज्य दिए हैं, एक तरफ अणुशक्ति केंद्र दिया है, मैच करा दो। गुजरात में क्या है? गुजरात में है काकरापार, कर्नाटका में कैगा है, राजस्थान में रावतभाटा है, उत्तर प्रदेश में अपना नरौरा है बुलंदशहर वाला। तो इस आधार पे आप मैच करा दो। ए का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा चौथा। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा है और डी का हो जाएगा पहला, यानी सी ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है? 15 में आ जाओ।
15 में कहा गया है कि मुझे बताओ हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी, जो कि 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। कौन से दशक के आसपास ये प्रारंभ की गई थी? 5वां है, 7वां है, छठा है या फिर 8वां है? इसमें आंसर होगा 7th। और आगे बढ़ें। 7th डिकेड यानी 1970 के आसपास 1967-68 में इसको शुरू किया गया था। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। भारत में वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा बजट के साथ कितने नीतिगत विवरणों को अनिवार्य किया गया है? बजट के साथ कितने नीतिगत विवरणों को अनिवार्य किया गया है? आंसर होना चाहिए 3। 3 नीतिगत विवरण को अनिवार्य किया जाता है, जैसे राजकोषीय नीति रणनीति विवरण, आपने पढ़ा होगा समष्टि आर्थिक ढांचा विवरण, इसके अलावा तीसरा है मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरण। तो ये 3 हैं, ये डिजिट याद रखना। अब आ जाओ 17 में। 17 क्या कह रहा है? जमा राशि का वह प्रतिशत जो किसी बैंक में आरक्षित नकद रूप में रखना चाहिए, वो क्या कहलाता है? 1 मिनट, इसको एक बार फिर से पढ़ो। क्या कह रहा है? ध्यान से समझना। कह रहा है जमा राशि का एक ऐसा प्रतिशत है जो किसी बैंक में आरक्षित नकद के रूप में रखना चाहिए, उसे हम कहते हैं नकद कोष अनुपात। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 17 का। ठीक है? इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 क्या कह रहा है? एक्स एक कोई देश है। इस देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी अगर विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है, या फिर विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है, या फिर एक्स यानी कि जो देश है उसमें जनसंख्या वृद्धि होती है। जनसंख्या अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर आर्थिक समृद्धि बड़ी मुश्किल होती है लाना। हाँ, ये बात सही है। एक्स में पूंजी निर्माण होता है। सी ऑप्शन 18 का। अब आ जाओ 19 में। 19 क्या कह रहा है? नीचे 2 कथन दिए हैं। स्टेटमेंट है, यानी कि कथन ए है और कारण आर है। बताओ इनमें से कौन सही है? सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए। बात सही है। और वर्तमान के विकास को भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। बात ये भी सही है। तो पूरा स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा। कारण में क्या कह रहा है? कह रहा है एजेंडा 21 पर विश्व के जो नेता हैं, बड़े-बड़े नेता, उन नेताओं के द्वारा 1995 में इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। ये गलत बात है। साफ-साफ गलत है। यानी कि कारण आर गलत है। तो अब यहाँ सही क्या होगा? सही होगा 1992 1992। और एजेंडा 21 ये किससे संबंधित है? यूएनसीईडी। ये सारी बातें हमने बताई हैं, लगातार रिवीजन करते रहना। ठीक है? एजेंडा 21 यूएनसीईडी में विश्व नेताओं के द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा है। तो कारण गलत है और अभिकथन सही है। यानी ए सही है, आर गलत है। देखो ऑप्शन कौन-सा है? ए सही है, आर गलत है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? 19 के बाद 20 देखो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने कहा है, आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक भी नहीं है। ये किस जनाब ने कहा है? कौन से हमारे महामहिम रहे हैं? ये रहे हैं के.आर. नारायणन साहब। यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे 20 का। और आगे बढ़ो, 21 के पास चलो। कह रहा है डीआरडीओ ने मानव रहित हवाई वाहन से लॉन्च होने वाली स्वदेशी प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 का अंतिम विकास परीक्षण ये कहाँ पर किया है? पोखरण राजस्थान में या फिर आंध्र प्रदेश के कुरनूल में? आंसर 21 का होगा बी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में। याद रखो। और आगे बढ़ें। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में क्या कह रहा है? साफ साफ कहा गया है यहाँ पे कि चर्चा में एक शब्द रहा है स्माइल, SMILE। ये जो मिशन है, इन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त उपक्रम है। ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, JAXA और रोसकॉस्मोस, या फिर इसरो और नासा, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और चीनी विज्ञान अकेडमी, या फिर नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का होना चाहिए सी ऑप्शन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और चीन विज्ञान अकेडमी। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 में। भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एयर ट्रेन ऑटोमेटेड पीपल मूवर परियोजना को मंजूरी दी गई है? ये दी गई है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में। यानी कि 23 का ए ऑप्शन सही होगा। 24 में आओ जरा। 24 क्या कह रहा है? 24 में कहा गया है कि केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की
26वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए भाई। ये किया गया देहरादून उत्तराखंड में या फिर इंदौर में या फिर रायपुर में या फिर जगदलपुर छत्तीसगढ़ में? केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की जो 26वीं बैठक है, इसका आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़। डी ऑप्शन। ठीक है? 24 का हो जाएगा डी। और आगे बढ़ें? 25 में आ जाओ। 25 क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बताओ कि ये स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से कौन-सा कथन गलत है? सत्य कथन की पहचान करनी है। मई 2026 में आरबीआई का कार्यकारी निदेशक गुणवीर सिंह को नियुक्त किया गया था क्या? ठीक है। और राष्ट्रमंडल शतरंज संघ का अध्यक्ष भरत सिंह चौहान को चुना गया है क्या? बिल्कुल सही है। शेनझू 23 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाली हांगकांग की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री लाई गा-यिंग बनी हैं। ये भी सही है। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 25 का डी ऑप्शन। ठीक है? 26 के पास चलो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लो। ये अधिनियम पूछा जा सकता है। अनुसंधान एवं विकास उपकर अधिनियम ये कब बना था? 1986 में। और प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम ये 1995 में आया था, यानी सी ऑप्शन सही होना चाहिए 26 का। ठीक है? अब आ जाओ 27 में। ईएसटीआईसी 2025 के दौरान कहाँ पर विकसित भारत के लिए वैभव विजन विषय पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। ये किया गया है नई दिल्ली, हैदराबाद या फिर नोएडा या फिर इम्फाल। बताइए? 27 ये हो जाएगा सही उत्तर नई दिल्ली। ठीक है? 27 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, 28 में। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पहल के अंतर्गत आईआईटी दिल्ली में सतत वस्त्र विरासत एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य है भारत की पारंपरिक वस्त्र परंपराओं का पुनरुद्धार करना? क्या आप बता सकते हो? फिर से पढ़ो एक बार इसको। निम्नलिखित में से कौन सी पहल है? ये पहलें दी हैं। विज्ञान एवं विरासत अनुसंधान पहल, अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना पहल, राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम या फिर नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। देखो ये लिखा है निधि, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सवाल में ये कह रहा है कि मुझे बताओ कौन-सी पहल के अंतर्गत आईआईटी दिल्ली में सतत वस्त्र विरासत प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य भारत की पारंपरिक वस्त्र परंपराओं का पुनरुद्धार करना है। यह श्री विज्ञान एवं विरासत अनुसंधान पहल, ये ऑप्शन सही होगा 28 का। ठीक है? 28 का ए ऑप्शन। अब आ जाओ 29 में। केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत न्यूक्लियर पावर परियोजनाओं के लिए आवश्यक सामग्रियों के आयात पर लगने वाले मूलभूत सीमा शुल्क की छूट को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? इसको एक बार फिर पढ़ो जरा क्या कह रहा है? केंद्रीय बजट अभी पेश किया गया है सरकार के द्वारा 2026-27 में, और कह रहा है कि इसके अंतर्गत न्यूक्लियर पावर परियोजनाओं के लिए आवश्यक सामग्रियों की आयात पर लगने वाले मूलभूत सीमा शुल्क की छूट को कब तक बढ़ा दिया गया है? आप बताओगे 2035 तक? 29 का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है? 30 देखो, 30 पढ़ो जरा इसको। कह रहा है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को कौन मिलकर लागू कर रहा है और साथ ही साथ मैनेज कर रहा है? मिशन कौन-सा है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इस मिशन को कौन लागू कर रहा है और साथ ही साथ इसे मैनेज कौन कर रहा है? कौन से विभाग कर रहे हैं, कौन से मंत्रालय कर रहे हैं, ये सवाल है। तो पहला तो सही हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय कर रहा है। उसके साथ-साथ सहयोगी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, ये भी ठीक है। तो 1 और 2 सही होना चाहिए। सी ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा 30 का। ठीक है? और आगे बढ़ें? क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाओ। 31 क्या कह रहा है? भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट ये बन रहा है, कहाँ पे? ये तमिलनाडु में बन रहा है, और अगर आपसे पूछ ले तमिलनाडु में कहाँ बन रहा है, तो बता देना कुलशेखरपट्टिनम में। ये ऑप्शन सही होना चाहिए 31 का। और आगे बढ़ो, 32 में आ जाओ। 32 क्या कह रहा है? ये दिए हैं ऑप्शन, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में मुझे बताओ कि क्रूज़ मिसाइल का प्रकार कौन-सा है? तो ये ब्रह्मोस है। सी ऑप्शन, 32 का सी। और आगे बढ़ो, 33 में आ जाओ। कह रहा है भारत सरकार ने कब से डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम अधिसूचित किए हैं? बताइए भाई। भारत सरकार ने कब से डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम अधिसूचित किए हैं? ये तारीख पूछ रहा है आपसे। 2025 में ही है, यानी कि करंट अफेयर की खबर है। 14 नवंबर 2025 याद कर लो। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 का, 33 का ए ऑप्शन। 33 के बाद चलो चलते हैं हम आपको लेके 34 में। 34 को ध्यान से देखो, कह रहा है डब्ल्यूआईपीओ। डब्ल्यूआईपीओ इसके बारे में सब जानते होंगे। डब्ल्यूआईपीओ संबंधी संधियों के संदर्भ में
किस संधि का संबंध सूक्ष्म जीव पेटेंट से संबंधित है? बताइए भाई। सूक्ष्म जीव पेटेंट से संबंधित है। 34 का सही उत्तर होना चाहिए बुडापेस्ट, मैड्रिड, पेरिस और बर्न। आंसर होना चाहिए बुडापेस्ट कन्वेंशन। ए ऑप्शन सही होगा 34 का। ठीक। और आगे बढ़ें। 35 में चलो। 35 क्या कह रहा है? 35 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के प्रकाशन ऊर्जा सांख्यिकीय भारत 2026 के अनुसार प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कितना हो गया है? ये पूछा है। अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी करी गई है, उसमें ये उपभोग बताया गया है। बताओ भाई। 35 का 15,296 मेगाजूल प्रति व्यक्ति है, 5,684 है मेगाजूल प्रति व्यक्ति, या फिर 18,096 मेगाजूल प्रति व्यक्ति है। आंसर क्या होगा? या 17,856 मेगाजूल प्रति व्यक्ति है। इसमें सही उत्तर होना चाहिए 18096 मेगाजूल प्रति व्यक्ति। ठीक है। 36 में चलें। 36 को देखो। उस कवक की पहचान कीजिए जो प्रसिद्ध रॉकफोर्ट पनीर को पकाता है। क्या है ये? ये है पेनिसिलियम नोटेटा। रट लो इसको, क्योंकि ये सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। 36 का सही उत्तर होना चाहिए डी ऑप्शन। 37 देखो। 37 क्या कह रहा है? मुझे बताओ एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन के लिए किस सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करते हैं? क्या बताओगे आप? एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन करने के लिए किस सूक्ष्म जीव का हम इस्तेमाल करते हैं? 37 का सही उत्तर होना चाहिए सेरेवेसी, सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 में आ जाओ। 38 में कह रहा है मुझे बताओ टमाटर सॉस में प्रयोग में आने वाला संरक्षक कौन सा है? टमाटर सॉस आप सब खाते होंगे, तो इसमें प्रयोग में आने वाला संरक्षक मुझे बता दो कौन सा है? ये है सोडियम बेंजोएट। याद रख लो इसको, इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ें। 39 के पास चलो। 39 में कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को गति देने के लिए प्रमुख नीतिगत प्रोत्साहन घोषित किए गए हैं। और निम्नलिखित में से सही विकल्प बता दो मुझे कौन सा है? इसमें 2047 तक टैक्स हॉलिडे और डेटा सेंटर सेवाओं के लिए 15% सेफ हार्बर मार्जिन शामिल किया गया है। बात सही है। ये डेटा याद रखना, पूछा जा सकता है। इसमें आईआईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर मानदंडों के तहत पात्रता सीमा को 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दिया गया है। ये बात भी सही है। सी ऑप्शन आप लगा दो। 39 का 39 का सी ऑप्शन। 39 के बाद चलते हैं 40 में। 40 को ध्यान से देखो। कह रहा है चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था। मुझे ये बता दो किस प्रक्षेपण यान से इसको लॉन्च किया गया था? अर्थात कौन से प्रक्षेपण यान का हम इसमें इस्तेमाल किए थे? तो कौन सा किया था? सी ऑप्शन LVM-3 और M4 इसका इस्तेमाल किया था, यानी 40 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 40 के बाद चलो 41 के पास। भारत का पहला समर्पित खगोल विज्ञान मिशन ये कौन-सा है? जिसका उद्देश्य एक्स-रे, ऑप्टिकल, यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में आकाशीय स्रोतों का एक साथ अध्ययन करना है। बताइए भाई। भारत का पहला समर्पित खगोल विज्ञान मिशन पूछ रहा है आपसे, जिसका उद्देश्य था एक्स-रे, ऑप्टिकल, यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में आकाशीय स्रोतों का एक साथ अध्ययन करना। आंसर होगा एस्ट्रोसैट, बी ऑप्शन। याद कर लो। 41 का हो जाएगा बी। 41 के बाद 42 में चलें? क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। कह रहा है ये दिए हैं संस्थान निम्नलिखित में से कौन-सी इकाइयाँ हैं जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं? तो पहला हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ये भी रक्षा मंत्रालय में है। भारी जल बोर्ड ये एटॉमिक के अंतर्गत आता है। तो 1 और 2 सही होना चाहिए। सी ऑप्शन 42 का। और आगे बढ़ें। 43 देखो। कह रहा है वर्ष 1996 में हेराल्ड क्रोटो, रिचर्ड स्मैली और एक शख्स और था। ये इस बंदे का नाम पूछा गया है आपसे। कह रहा है मुझे बताओ वैज्ञानिक कौन-सा वो वैज्ञानिक है जिसको फुलरीन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाज़ा गया था? एक साहब तो हैं हेराल्ड क्रोटो और एक महाशय इस्माइली साहब हैं और तीसरे कौन हैं? तीसरे हैं रॉबर्ट कर्ल। याद रखो। ठीक है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा 43 का 43rd का ए। और आगे बढ़ो। 44 के पास चलो। 44 क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बताइए निम्नलिखित में से क्या पूरी तरह से स्वदेशी नहीं है? अग्नि मिसाइल, बराक ये बराक पूरी तरह से स्वदेशी नहीं है, स्वदेशी पूछ रहा है आपसे, क्योंकि इसको हमने बनाया है भारत और इज़राइल के सहयोग से, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक हैं जिनको भारत रत्न भी मिला है और नोबेल पुरस्कार भी मिला है? वेंकट रमन साहब हैं। बाकी रवींद्रनाथ टैगोर जी को भी मिला है, लेकिन ये वैज्ञानिक कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो आप इनको छोड़ दीजिए। ये ऑप्शन सही है 45 का, 45 का ए। 46 देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाली
पहली भारतीय बनी हैं जिन्हें आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, ये वेंकटेशन है। जयश्री वेंकटेशन, याद रखो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47 के पास। 47 क्या कह रहा है? पर्यावरण के क्षेत्र में किशोरों के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार द अर्थ प्राइज़ 2026 का वैश्विक खिताब किसने जीता है? ये विवान ने जीता है, एरियाना, आव्याना, इन तीनों ने। उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। 48 के पास चलो। कह रहा है विटली अवार्ड 2026 जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, किसने जीता है? बरखा सुब्बा, याद रखो। परवीन शेख, यानी एक और दो। 48 का, 48 का ए। 49 के पास चलो। 49 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक धूम कोहरा यानी स्मॉग बनाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? बताइए भाई। सर्दियों की रातें लंबी होती हैं, इस वजह से ये सब बनता है, ऐसा नहीं है। प्रतिलोमन अ, प्रच्छन्न यानी कि इसको बोलते हैं इन्वर्जन लिड का बनना, ये भी गलत है। अनेक वायु प्रदूषक संसाधनों की उपस्थिति, ये बात सही है, सी ऑप्शन। 50 क्या कह रहा है? 50 इसमें कहा गया है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? अ, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछ रहा है, कहाँ पर है? ये लोकटक में है। डी ऑप्शन सही होगा, 50 का। 50 का डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखो। 52 में क्या कह रहा है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी की स्थापना ये कब हुई थी? ये हुई थी 1987, 1987। ध्यान दो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1987, 1987 में। 52 क्या कह रहा है? 52 इसमें कहा गया है कि कार्टाजेना शहर जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ स्थित है? कोलंबिया में है, या वेनेजुएला में है, या ब्राजील में है, या फिर गुयाना में है? आप बताओगे, ये है कोलंबिया में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 52 का, ठीक है। 53 देखो, कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है और दूसरा कारण आर है। कह रहा है मुझे बताओ इसमें कौन से सही हैं, और सही अगर व्याख्या कर रहा है तब भी आप बता दो। तो सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ो। पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यहाँ पर लिखा है नहीं करते हैं, ये गलत हो गया। सेकंड में मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है, दूसरा सही होगा। यानी कि ए गलत है और आर सही है, डी ऑप्शन सही होना चाहिए। 53 के बाद चलते हैं 54 में। चौवन क्या कह रहा है? इसमें कहा यह गया है कि व्यापक वायु में ओजोन की निम्नलिखित मात्रा में से कौन-सी अच्छी मानी जाती है? व्यापक वायु में ओज़ोन की निम्नलिखित ये मात्रा है, इसमें से कौन-सी बेहतर मानी जाती है? 0.06 ppm तक ये बेहतर मानी जाती है। ये ऑप्शन सही होगा, 54 का ए। और आगे बढ़ें, चमन के पास चलें। 55 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि के लक्ष्यों के हिस्से के रूप में 6 ग्रीन हाउस गैसों में से एक है? यानी 6 जो ग्रीन हाउस गैसें थीं, उनमें से एक है। ये 6 कौन थीं, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, इसको याद करते रहना, रिवीजन करते रहना, सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें से फ़ास्जीन है, क्लोरीन है, परफ्लोरोकार्बन्स है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है। आंसर क्या होगा 55 का? इसका होगा सी ऑप्शन, ठीक है? 55 का सी। और आगे बढ़ो, मैं आपको लिए चलता हूँ, हाँ, 56 में। 56 कह रहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के लागू होने के साथ अधिनियम की धारा है 3 का 1, इसके अनुसार एनडीएमए को कब पुनः अधिसूचित किया गया था? इस धारा के आधार पर एनडीएमए को पुनः अधिसूचित कब किया गया था? 2026 में तो किया नहीं गया होगा, ठीक है? 2006 में किया जा सकता है, 5 और 5 यानी 15 सितंबर को या 27 सितंबर को। आंसर क्या होगा? या तो बी होगा, या सी होगा, या डी होगा, या फिर ए ई होगा। ए तो गलत हो गया। 56 का सही उत्तर होना चाहिए 27 सितंबर 2006, बी ऑप्शन। ये कुछ महत्वपूर्ण
डेट्स हैं, इनको याद कर लो, एज़ इट इज़ पूछे जा सकते हैं। फिर कह रहे हैं एसडीएमए के कार्य बता दो। राज्य आपदा प्रबंधन नीति का निर्माण करना, बिल्कुल ठीक है। दूसरे में कहा गया है कि एनडीएमए के दिशा निर्देश के आलोक में राज्य योजना को स्वीकृत करना, बिल्कुल ठीक है। राज्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए समन्वय स्थापित करना, ये भी बात सही है। डी ऑप्शन सही होना चाहिए। 58 क्या कह रहा है? 58 में देखो, आपदा प्रतिक्रिया के उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कुत्ता प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पर अवस्थित है? ये टेकानपुर में अवस्थित है और ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। 58 का ए ऑप्शन। अब मैं आपको लिए चलता हूँ 69 में। ध्यान से देखो, वह उत्तर प्रदेश की कुल कितनी एनडीआरएफ की बटालियन है? उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है ना? एनडीआरएफ की जो बटालियन है यूपी में 2 हैं। एक तो है नोएडा में और एक कहाँ पर है? एक है अपने एक तो है गाजियाबाद में और दूसरी है वाराणसी में। वाराणसी। तो 2 हैं उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 59 का बी। और इसके रीजनल सेंटर कहाँ-कहाँ हैं, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, याद करते रहना। राष्ट्रीय वन अग्नि कार्य योजना, ये कब आई थी? राष्ट्रीय वन अग्नि कार्य योजना 2018। वन अग्नि कार्य योजना, इसको शुरू किया गया था 2018 में। 61 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो इसको, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है लिक्विफैक्शन की घटना, ये किस आपदा के दौरान मिट्टी की मजबूती खोने से संबंधित है? ये घटना किस आपदा के दौरान मिट्टी की मजबूती को खोने से संबंधित है? ये है भूकंप के दौरान, याद रखो। 61 का हो जाएगा बी ऑप्शन। 61 का बी। 61 के बाद 62 में चलो। यहाँ पर लिखा है हैम रेडियो, ठीक है? हैम रेडियो आपदा के समय क्यों उपयोगी है? मनोरंजन का साधन है, जब सेलुलर और इंटरनेट नेटवर्क विफल हो जाते हैं तब भी ये काम करता रहता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 62 का, 62 का बी। अब आ जाओ 63 के पास। फिर है आपदा शमन यानी मिटिगेशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? आपदा के बाद भोजन बाँटना। आपदा शमन पूछ रहा है ना, भोजन बाँटना ये तो बात कुछ सही नहीं लग रही है। आपदा के प्रभाव और तीव्रता को कम करना, हाँ, ये बात सही है। 63 का हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, ठीक है? 63 का बी। आओ 64 में चलें। 64 में कह रहा है कि बिल्ड बैक बेटर, ट्रिपल बी, ये अवधारणा किस वैश्विक फ्रेमवर्क का हिस्सा है? रट लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीबीबी जिसे कहते हैं बिल्ड बैक बेटर, ट्रिपल बी की अवधारणा ये किस वैश्विक फ्रेमवर्क का हिस्सा है? क्या बताओगे आप? आप बताओगे यह है सेंडाई फ्रेमवर्क का हिस्सा। फिर 65 में देखो क्या कह रहा है? गैर संरचनात्मक शमन, गौर करना। यहाँ पर कहा गया है गैर संरचनात्मक शमन, नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन का उदाहरण बताओ मुझे। तो बाँध बनाना है, समुद्र की दीवार बनाना है या भूमि उपयोग ज़ोनिंग और सीमा नियंत्रण करना, आश्रय स्थल बनाना या फिर ननापीस। गैर संरचनात्मक शमन, यहाँ पर सही उत्तर होगा भूमि उपयोग ज़ोनिंग सीमा, सी ऑप्शन। ठीक। 66 में आ जाओ। भारत कौशल रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश को कौन-सा स्थान मिला है? पहला स्थान, रट लो। करंट अफ़ेयर है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सारी करंट अफ़ेयर्स की पीडीएफ आपको दे दी गई हैं, याद करते रहना। 67 में आ जाओ। मई 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता में 1 मिनट। मई 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के नाम पर यशोदा आई अभियान की शुरुआत की है? तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये क्षेत्र है बरेली। यहाँ पर इसको शुरू किया गया है। 67 का बी ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है? 68 में आ जाओ। 68 क्या कह रहा है? हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा लोकार्पण किए गए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के संबंध में सही विकल्प की पहचान कर लो। यह गोरखपुर के जैतपुर से शुरू होकर आजमगढ़ के सलारपुर तक फैला है। सही है। यह गोरखपुर, संत कबीर नगर, आजमगढ़ जैसे 4 महत्वपूर्ण जिलों से होकर गुजरता है। बात यह भी सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 में आ जाओ। 69 क्या कह रहा है? कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में मलेशिया की यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने जल संसाधन प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स के प्रभावी उपयोग पर महत्वपूर्ण प्रस्तुति दी है। ये कौन सा है विश्वविद्यालय? ये पूछ रहा है आपसे।
बीएचयू है यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, बुंदेलखंड है, या फिर छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर वाला है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर होना चाहिए 69 का ए ऑप्शन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 70 देख लो। कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 10732 करोड़ रुपए के निवेश से एक महत्वाकांक्षी परियोजना की नींव रखी है। इसे इंडिया एआई मिशन के तहत प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में उच्च स्तरीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। भारत का पहला एआई शहर कौन सा बना है, क्या बता सकते हो? भारत का पहला एआई शहर क्या लखनऊ बना है क्या? बताइए। या कानपुर बना है, या फिर मुरादाबाद है, या फिर गाजियाबाद है? आंसर होगा लखनऊ। ठीक है। 71 के पास चलो। पढ़ो इसको ध्यान से। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप को वित्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए कितनी राशि का यूपी स्टार्टअप कोष स्थापित किया है? 71। इसका सही उत्तर होना चाहिए 1000 करोड़ रुपए। फिर से ध्यान से समझना, सवाल में क्या पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप को वित्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए कितनी राशि का यूपी स्टार्टअप कोष स्थापित किया है? आप बताओगे। 1000 करोड़ रुपए। 72 को ध्यान से देखो, क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा है। तो नीति कौन सी है? उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025। इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह नीति 1 अप्रैल 2025 से शुरू है। ध्यान देना, 1 अप्रैल 2025 से शुरू है और 6 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। क्या बात सही है ये? हाँ, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत डिस्प्ले कैमरा मॉड्यूल, मल्टी लेयर पीसीबी समेत 11 इलेक्ट्रॉनिक घटकों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा क्या? ये बात सही है। हाँ, ये भी बात सही है। फिर आगे कह रहा है कि इस नीति के तहत 50,000 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय किया जाएगा। 50,000 नहीं है, यहाँ पर 5,000 होना चाहिए। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? यही आंसर सही नहीं है। फिर कह रहा है इसका क्रियान्वयन नोडल संस्था द्वारा शासन स्तर पर गठित नीति कार्यान्वयन इकाई एवं सशक्त समिति की देखरेख में किया जाएगा। ये भी बात सही है। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। 73 क्या कह रहा है? लतीफ़ शाह बाँध अवस्थित है। ये कहाँ पर अवस्थित है? लतीफ़ शाह बाँध, ये पूछ रहा है आपसे। तो आंसर हो जाना चाहिए चंदौली। और इसका निर्माण कार्य पूरा कब हुआ है? 1921। बी ऑप्शन सही होना चाहिए। ध्यान दो, लतीफ़ शाह बाँध कहाँ पर है? आप बताओगे चंदौली में। और इसका निर्माण कार्य पूरा कब हुआ है? आप बताओगे 1921 में। रट लो, ठीक है? और आगे बढ़ें। 74 के पास चलो। हमीरपुर के बारे में सही विकल्प की पहचान कर लो। मुझे बताओ स्टेटमेंट 1, 2, 3 दिए हैं। यहाँ पर यमुना और बेतवा नामक 2 प्रमुख नदियाँ मिलती हैं क्या? यमुना, अच्छा हमीरपुर के बारे में पूछ रहा है। यमुना और बेतवा नाम की 2 प्रमुख नदियाँ मिलती हैं क्या? बात सही है। ये झांसी मंडल के अंतर्गत आता है। क्या ये बात सही है? ये झांसी मंडल के अंतर्गत तो नहीं आता है, ये तो गलत है। कहाँ पर आता है? चित्रकूट में। ठीक है? तो दूसरा गलत होना चाहिए। तीसरे में क्या कह रहा है? यहाँ पर हरियारी का मठ चंदेल काल में ग्रेनाइट चट्टानों के को तराश कर बनाया गया था। ये भी बात सही है। 1 और 3 सही होना चाहिए। सी ऑप्शन, 74 का सी। अब आ जाओ 75 के पास चलते हैं। 75 को ध्यान से देखो। कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत थे। ये जायस के रहने वाले थे और इन्होंने आखिरी कलाम, ये याद रखना, आखिरी कलाम और पद्मावत इसकी रचना की है। आपसे अलग से पूछा जाता है कि आखिरी कलाम किसने लिखा है, पद्मावत किसने लिखा है? तो जायसी साहब ने। ये जायस क्षेत्र, जो जायसी हैं, जायस क्षेत्र से बिलॉन्ग करते थे। ये कहाँ पर है, किस जनपद में है? तो मेरठ है, अमेठी है। बी ऑप्शन सही होगा। 75 का बी। 76 में क्या कह रहा है? 76 में किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वप्रथम प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था? कौन मुख्यमंत्री थे उस समय? उस समय चरण सिंह साहब थे। 1968 की हम बात कर रहे हैं, 1968 की। ठीक है? चरण सिंह, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 के बाद 77 देखो। कह रहा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? यानी ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जा रहा है और ये कौन सा जिला है जिसपे ये नहीं पड़ता है? तो देखो, आगरा से आपको जाना है लखनऊ। गौर करना इस प्रकार से। अ, इधर राजस्थान की तरफ आगरा मिलेगा और फिर यहाँ से आपको लखनऊ जाना है। तो आप, ये मैनपुरी से होके जाएगा, फिरोजाबाद से भी होके जाएगा, इटावा से भी होके जाएगा, चूँकि ये सारे इसी रास्ते में पड़ते हैं। लेकिन कानपुर से भी होके जाएगा, लेकिन ये जो मेरठ है ना, मेरठ और ऊपर पड़ेगा। ये सहारनपुर और सहारनपुर, मुज़फ्फरनगर इस क्षेत्र में पड़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा।
77 का ई ऑप्शन। 78 में आ जाओ। कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? ईश्वरी प्रसाद या फिर सितारा देवी, बिरजू महाराज? संस्थापक के रूप में पूछ रहा है, तो यहाँ बिरजू महाराज आप मत लगा दीजिएगा, कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप। रुक्मिणी देवी, ये भी नहीं है। तो ईश्वरी प्रसाद सही होंगे 78 का, ए ऑप्शन। 79 देखो, क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बताओ विश्व धरोहर सूची में किस अमूर्त धरोहर को 1983 में शामिल किया गया था? 1983 में अगर यहाँ पर होता मूर्त धरोहर तो आंसर ताजमहल हो जाता, लेकिन यहाँ लिखा है अमूर्त धरोहर। अब यहाँ पर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ना तो ताजमहल है 1983 में, बात अमूर्त की हो रही है, मूर्त की नहीं हो रही है। ध्यान देना शब्दों में। आगरा का किला भी गलत हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी और रामलीला तो गलत हो ही जाएगा। ई ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 80 में आ जाओ। क्रिकेटर हैं रिंकू सिंह। आप सबने इनके बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा, पहचाना होगा, खेलते भी देखा होगा। इसके संबंध में बताओ मुझे ये जो रिंकू सिंह हैं, ये किस जनपद से हैं? ये पूछ रहे हैं। अलीगढ़ से हैं ये, रिंकू सिंह जी। ठीक है, 80 का हो जाएगा ए ऑप्शन। और अब आ जाओ 81 में। कह रहा है हुलास खेड़ा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? ये प्रयागराज में तो नहीं है, लखनऊ में होना चाहिए। 81 का सी। और आगे बढ़ो, 82 में आ जाओ। क्या कह रहा है? मुझे बताओ उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड 2018 में बना, 2018 में बना था क्या? बात सही है। उत्तर प्रदेश उद्यमिता विकास संस्थान 86 में बना, बात सही है। सही विकल्प की पहचान करो, ये पूछ रहा है। सड़क परिवहन निगम 1972, ये भी सही है। लघु उद्योग निगम 1960, 1 2 3 सही होना चाहिए। 1 2 एंड 3, डी ऑप्शन सही होगा 82 का, 82 का। ठीक है, 82 के बाद आ जाओ 83 में, 83rd। ये कथन दिए हैं, मुझे बताओ कि सही कौन सा है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 24 जनवरी 2025 को वाराणसी में अपने उप कार्यालय को क्षेत्रीय कार्यालय का दर्जा दे दिया है, बात सही है। ये लिखा है IWAI केंद्रीय बंदरगाह पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करता है, ये भी बात सही है। तो स्टेटमेंट पहला और दूसरा दोनों सही हैं। फिर कह रहा है कि इसका जो मुख्यालय है ये प्रयागराज में है, क्या ये बात सही है? 83rd, प्रयागराज में नहीं है, नोएडा में होना चाहिए। तो ए ऑप्शन यहाँ केवल एक और दो सही है। ठीक है, 84 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता, ये कहाँ पर है? आप बता दो, कानपुर में ही। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 84 का बी। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय ये कहाँ पर है? आप बताओ, आगरा में है। ठीक है, 86 क्या कह रहा है? कथन और कारण दिए हैं। एंड्रॉयड ऐप्स को विकसित करने के लिए कोटलिन प्रोग्रामिंग भाषा को प्रयोग किया जाता है, बात ठीक है ये। ये स्टेटमेंट याद रखना, एंड्रॉयड ऐप्स को विकसित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कोटलिन। और कोटलिन को एंड्रॉयड के विकास के लिए गूगल के द्वारा समर्थित किया गया था, ये भी बात सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अब आ जाओ 87 में। 87 क्या कह रहा है? एक्टिवेशन फंक्शन एक गणितीय फंक्शन है जिसे न्यूरॉन के आउटपुट पर लागू किया जाता है। फिर कह रहा है कि एक्टिवेशन फंक्शन इनपुट के भारित योग की गणना करता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन 87 का। 88 क्या कह रहा है? 88। निम्नलिखित में से कौन विकल्प पहाड़ी चढ़ाई एल्गोरिदम यानी कि हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम की कमियों को दर्शाता है? ये दर्शाता है LMP, इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम और रिज, और इसके अलावा रीचिंग अ प्लेट्यू। तीनों सही हैं, उपयुक्त सभी, यानी 88 का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, फिर 89 क्या कह रहा है? 1 बिलियन बाइट्स लगभग किसके बराबर होती है? टेराबाइट के, पेटाबाइट के, या फिर ये होती है गीगाबाइट के? डी सी ऑप्शन सही होना चाहिए, गीगाबाइट के बराबर होती है 89 का, 89 का सी। अब आ जाओ 90 के पास। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के संबंध में सही है? यह फर्मवेयर में कंप्यूटर निर्देशों का एक समुच्चय है क्या? बात सही है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, जस्ट वेट, इसको एक बार फिर से पढ़ो। इसके संबंध में कौन सा सही है? यह फर्मवेयर में कंप्यूटर निर्देशों का एक समुच्चय है। हाँ ठीक है, यह इनपुट और आउटपुट संचालन नियंत्रित करता है। हाँ, ये भी बात सही है। BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का असंक्षिप्त रूप, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ये भी सही है। तो सभी कथन सही हैं, डी ऑप्शन सही होना चाहिए, 90 का डी। 91 में चलें, देखो
कह रहा है एक नेटवर्क पर फैली कंप्यूटिंग है और इसमें इंटरनेट जैसे रियल टाइम संचार नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में कंप्यूटर जुड़े होते हैं। इसे हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। 91 का ए ऑप्शन। अब आ जाओ 92 में। क्या है? एक क्रिप्टोग्राफिक कुंजी और एल्गोरिदम का उपयोग करके सिफर टेक्स्ट का उत्पादन करने के लिए ब्लॉक में डेटा एन्क्रिप्ट करने की एक विधि क्या कहलाती है? बात हो रही है ब्लॉक में। ब्लॉक सिफर हो जाएगा। ब्लॉक सिफर। ठीक है? ब्लॉक सिफर यानी कि बी ऑप्शन। एक मिनट रुको जरा, फिर से पढ़ लो इसको। एक क्रिप्टोग्राफिक कुंजी और एल्गोरिदम का उपयोग करके सिफर टेक्स्ट का उत्पादन करने के लिए ब्लॉक में डेटा को एन्क्रिप्ट करने की एक विधि। एन्क्रिप्ट करने की एक विधि सिफर। ठीक है? ब्लॉक सिफर। ठीक है, ब्लॉक सिफर ही होगा। ब्लॉक सिफर। ठीक है, बी ऑप्शन। 93 क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ब्रॉडबैंड और डायल अप इंटरनेट कनेक्शन के बीच प्राथमिक अंतर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ब्रॉडबैंड और डायल अप कनेक्शन के बीच अंतर आपसे पूछ रहा है। डायल अप के लिए केबल कनेक्शन की आवश्यकता होती है, ब्रॉडबैंड के लिए नहीं होती है। ब्रॉडबैंड केवल शहरी क्षेत्र में होता है, जबकि डायल अप प्रत्येक क्षेत्र में होता है। डायल अप एक टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है, जबकि ब्रॉडबैंड हायर स्पीड के लिए विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करता है। सी ऑप्शन सही होना चाहिए। 93 का, 93 का सी ऑप्शन। अब आ जाओ 94 में। 94 क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि एचटीटीपी को मैच करा दो, एफटीपी मैच करा दो, टेलनेट मैच करा दो। बताओ भाई। सबसे पहले उठा लो एचटीटीपी को। इसको आप किससे मैच कराओगे? यहाँ पर पढ़ो क्या लिखा है। इसका इस्तेमाल टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल कनेक्शन पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है। यानी कि ये लॉगिन करने के लिए अगर कर रहे हो तो फिर आप इसको टेलनेट से मैच कराओ। तीसरे का हो जाएगा ए। इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल इंटरनेट में और निजी नेटवर्क्स के अंदर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। जैसे ही आपने देखा फ़ाइल को ट्रांसफ़र करना है तो फिर आप चले आओ एफटीपी के पास, फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बचा सी, इसको मैच करा दो 1 से। ठीक? 94 के बाद अब आ जाओ 95 में। क्या कह रहा है? आईपी एड्रेस में एनटीपी का पूरा नाम क्या है? आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में एनडीपी इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं नेबर डेटा प्रोटोकॉल। क्या बात सही है ये? या फिर नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल कहते हैं, या फिर नेटवर्क डिस्कवरी प्रोटोकॉल, या फिर नेबर डिवाइस प्रोटोकॉल। ये आंसर सही होगा, नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ये ऑप्शन याद कर लो, इस तरह के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। 95। इसके अलावा 96 में आ जाओ। क्या कह रहा है? कंप्यूटर के बारे में देख लो कौन सा कथन सही है। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित करता है, पुनर्प्राप्त करता है और संसाधित करता है। बात बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सॉफ्टवेयर भी तो होता है इसमें। एक कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, ऐसा भी नहीं होता है, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। एक कंप्यूटर सभी सूचनाओं को अपने पास व्यवस्थित करके रखता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ज़्यादा सही है। 96 का ए ऑप्शन। ठीक है? इसके अलावा 96 के बाद चलो चलते हैं 97 में। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा के वायु यातायात यानी एयर ट्रैफिक तथा रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? ये किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल। याद रखो, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। 98 क्या कह रहा है? 98 में कहा गया है कि ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ये क्या है? बताओ। 98 ऑप्टिकल ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ये क्या है? तो भौतिक फाइबर जो दूरसंचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं को सिग्नल वितरित करते हैं। जस्ट वेट। भौतिक फाइबर जो दूरसंचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं को सिग्नल वितरित करते हैं। फिर क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोगकर्ताओं को सिग्नल वितरित करने वाले भौतिक फाइबर हैं, या फिर ऑप्टिकल डिवाइस जो सिग्नल वितरित नहीं कर सकते हैं, या फिर भौतिक फाइबर ऑप्टिकल डिवाइस जो दूरसंचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं को सिग्नल वितरित करते हैं। ये सही होगा। 98 का डी ऑप्शन। 99 देखो। 99 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ई बैंकिंग की एक प्रणाली है जहां व्यक्ति फर्म और कॉर्पोरेट किसी भी बैंक शाखा से किसी भी व्यक्ति फर्म या कॉर्पोरेट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन हस्तांतरित कर सकते हैं, जिसका देश में किसी भी अन्य बैंक शाखा में खाता है जो योजना में भाग ले रहा है। क्या होगा इसका? इसको बोलते हैं एनईएफटी, जिसको कहा जाता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। डी ऑप्शन सही होगा। अब आ जाओ 100 में। 100 में क्या है? कह रहा है मुझे बताओ, ये कौन सा शब्द है जिसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई सर्च इंजन सर्च से मेल खाने वाले वेब पेज को रिटर्न करता है। इसको कहा जाता है हिट। याद रखो, 100 का हो जाएगा बी ऑप्शन।
ठीक है? तो ये 100 क्वेश्चन्स हैं मॉक टेस्ट नंबर दूसरे के। आई होप यहाँ तक आप सारी बातें समझ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसमें अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हो। ठीक है? आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।